ये बात है 2022 की। उस समय पे एक नाम बार-बार आ रहा था, सिद्धू मूसेवाला। एक दिन खबर आई कि सिद्धू पाजी नहीं रहे। 29 मई दी। पहले मुँह से मुझे आज भी पता है वर्ड मेरा निकला था, हाँ अच्छा ही हुआ यार, गाने ऐसे इस तरह के गाने बनाओगे तो और क्या अशर होगा, यही अशर होगा तुम्हारा, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत फेसबुक पे ये सुन रखा था कि गन-गुन के गाने बनाता है, वायलेंस को प्रमोट करता है। ये जो मीडिया ने जो दिमाग में डाला था उतना ही पता था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ दिनों बाद पता नहीं कैसे 295 सुन लिया मैंने। बात ऐसा समझ आ रहा था कि कुछ बात तो गहरी है बट पल्ले नहीं पड़ रही, कनेक्ट नहीं कर पा रही, पल्ले नहीं पड़ रही, समझ मतलब डीप समझ नहीं आ रहा कि गंदिया से ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ सब टेक्स्ट किया ਉਹਦਾ। करेक्ट, तेरी माँ में और मेरी माँ में फर्क क्या है तुझे बाद में समझ आएगा, और कि गंदिया सियास्तानू दिलो कट दो, ऐसी तरह की कुछ बातें अच्छी लगी मुझे। फिर मैंने उसका मीनिंग निकाला गूगल से और मैंने मीनिंग निकाला और मैं अमेज्ड रह गया। दारू, लड़की, ये इमेज है पंजाबी गानों की, ये इमेज थी तब तक मेरे दिमाग में कि वो दारू के गिलास होंगे, शराब के, लड़कियां पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रही होंगी, फॉरेनर्स लड़कियां, और वैसे ही कुछ गाने होंगे। मैं यही सोच रहा था कि सिद्धू भाई भी यही करता होगा, क्योंकि मैंने गाने तो सुने ही नहीं थे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस समय पे जब वो सिद्धू भाई का फेस चल रहा था, टाइम चल रहा था, मैं उस समय उस बंदे को जानता ही नहीं था। तो मैंने 295 सुना, मैंने इसे लूप पे 1 महीने तक सुना और मतलब मुझे, मैं उतनी अच्छी पंजाबी नहीं बोला तभी मुझे वो गाना याद था और उसके मीनिंग्स जब मुझे पता चले तो मैंने कहा ये तो बंदा यार क्रांतिकारी है। मेरे मन से ये निकला, मैंने कहा ये मैंने कहीं गलत जज तो नहीं कर दिया इस बंदे को। फिर मैंने उनके गाने सुने, सिद्धू भाई बहुत सारे गाने सुने और मुझे गाने सुनने मेरा दोस्त है ओपेन, वो पंजाबी गाने सुनता था, वो हम दोनों का सेम स्कूल है, तो हम दोनों ही साथ सुनते थे, दोनों बैठ के बातें कर रहे यार ये बंदा तो ऐसा है, हम दोनों ही एक्टर हैं, अपनी अपनी फील्ड में दोनों ही काम कर रहे हैं। वो मुझे बोल रहा है यार उसने ऐसा किया, यार उसने इस एज में ये कर दिया था, वो यार 28 साल की उम्र में लेजेंड बन के चला गया, अपन 26-27 की उम्र अभी तो शुरुआत भी नहीं करी। इंस्पिरेशन मतलब ऐसा किसी आर्टिस्ट से और से मिलता नहीं। सब आर्टिस्ट को आप देख के खुश हो सकते हो, लेकिन कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहा है, वो तो बोल भी रहा है कि तुम कुछ करो, बस उसे देख के लग रहा है यार हमको कुछ करना चाहिए। मेरी फैमिली में भी काफी डेथ हुई थी, नाना जी ने, बहुत सारे लोग गए हुए, आसपास के लोग जाते हैं, मेरे को कभी रोना नहीं आता था किसी की मतलब मरने पर। मुझे आज भी याद है वर्सोवा बीच पे बैठा होता था, कई बार ऐसे सिद्धू भाई के गाने सुन रहा हूँ, मेरे को मतलब मे बी ये चाइल्डिश साउंड करेगी मेरी ये बात कि मैं सीरियसली कई बार मेरी आंखों में आंसू आए कि यार ऐसा बंदा कैसे मर, सीरियसली मेरी आंखों में आंसू आए कि यार नहीं यार ये तो अभी नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। उस बंदे को ना मैं इंटरव्यू देते देख रहा था ना, तो वो ना कभी भी ऐसे सोच समझ के नहीं बोल रहा है, डिप्लोमेसी नहीं है। हाँ, वो जो मन में आ रहा है बोल रहा है। जब उससे पूछा गया कि आप जो संत जी हैं उनको क्या उनके बारे में विचार किया, मैं तो इज्जत करता हूँ। बोले कि कोई इंसान है वो आपके लिए गलत हो सकता है, मेरे लिए नहीं है गलत, और जस्ट बिकॉज कि मैं आपको खुश करने के लिए क्यों बोल दूं कि वो मेरे लिए भी गलत है, मेरे लिए तो उसने सही किया है। कि वो बंदा जब चुनाव में खड़ा हो रहा है तो उसने एक चुनाव के लिए गाना बनाया, यंगेस्ट इंचार्ज, फिर जब हार गए पजामे जट पौन लग गया, लगता है खड़ा होगा वोटा बेचने, फिर जब हार गया तो उसने उसको भी सेलिब्रेट कर लिया। मतलब मुझे बहुत मजा आया कि यार ऐसा होना चाहिए, हर चीज पे मतलब ये चलना चाहिए। गन का कुछ केस हो गया था, तो पहले कुछ ऐसा गन के लिए गाना बनाया, फिर उसके ऊपर केस हो गया, जट उत्ते केस जेड़ा संजय दत्त, उसके ऊपर गाना, उस गाने पे केस हो गया। मतलब मुझे बहुत ऐसा मजेदारी भी लगती है वो चीजें, क्या मतलब क्या आदमी था यार, कि वो सोच ही नहीं रहा है, जो आ रहा है करते जा रहा है। एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि आप गन रखे क्यों प्रचार कर रहे हो, तो उसको धीरे सेफ्टी वास्ते ऐसे प्यार से, मतलब इतना प्यार से समझा रहे हैं ना कि मतलब है वो मासूमियत है बात करने। सत श्री अकाल जी, मैं ऋषभ ते स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ,
ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ 26-27 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਰਾਸ਼ਰ। ਔਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਕਹਿ ਲਾ ਮੈਂ? ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਨਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੀजिए, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਰਾਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, 26-27 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है? और प्रमोद जो नाम है वो भी थोड़ा सा ऐसा पुराना सा लगता भी है, ऐसा बहुत किसी शास्त्री टाइप का हो। हाँ, थोड़ा प्रमोद शास्त्री कोई बहुत बड़े विद्वान होने ने जिन्ना, क्योंकि प्रमोद नाम सुनते प्रमोद जी आ जाता। हुण मैं कहां मेरा नाम ऋषभ है, मैं कोई घट किसी बंदे नूं सुनिया होना जिन्हें कहा ऋषभ जी। हाँ, गर्लफ्रेंड वाड़ी कदे कदे कह दिंदी हुंदी सी। ते मैं कहा जिवें असीं गलबात शुरू जदों कीती, असीं मिले उस शो के दौरान, अपने तार उत्थे ही जुड़े जदों अपनी गल शुरू होई सिद्धू मूसेवाले नूं लैके। सिद्धू भाई सही बात है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? यार सबसे पहले तो थैंक यू भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ठीक है यार, कोई के लिए ले यार कि मैं ना आता हूँ ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल संभाग है मध्य प्रदेश में। डाकुआं दा इलाका। डाकुआं दा इलाका, पुत डाकुआं दे डॉलर गाना भी है उसका, सिद्धू भाई का। तो वहाँ पे डबरा एक जगह है, वो उसमें मेरा गांव है। और हमारे गांव में ना डेरा होते हैं सरदारों के, हमारे गांव के आसपास डेरा बोलते हैं उनको। सरदार लोग रहते हैं खेतों में। तो मेरे गांव के आसपास बहुत सारे पंजाबियों के डेरे हैं। पंजाबी लोग हैं, किसी तरह से माइग्रेट होकर किसी भी तरह से वहाँ पहुँचे हैं और वो लोग डेरों में रहते हैं और बहुत अच्छा खेती करते हैं, बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ पे। बचपन से ही मैं जैसे स्कूल में पढ़ा हूँ, श्री गुरु नानक देव जी स्कूल का नाम था, मेरे गुरुद्वारे का स्कूल था। तो रोज़ प्रेयर में भी हम लोग अरदास कर रहे हैं, रोज़ प्रेयर में भगवान को याद कर रहे हैं, गुरु नानक को याद कर रहे हैं। हमारी जो स्कूलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा सिक्खी रही है। सिक्खी मीन्स वैसी सिक्खी नहीं रही है कि हमारे संस्कारों में तो मीन्स वो तो कल्चर तो सेम ही है, लेकिन ऐसे पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन इनडायरेक्टली आती गई है। दोस्त सरदार हैं, सारे दोस्त ज़्यादातर बचपन में जितने भी थे आसपास, जैसा मैंने बताया पंजाबियों के डेरे। तो मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो मेरे ताऊ जी हैं, उनके सारे दोस्त हैं, वो सब सरदार लोग हैं। तो घर में आना जाना, हम उनके यहाँ जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ रहे। तो बचपन से ना एक मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये लोग अलग हैं, बहुत बाद में, सच बता रहा हूँ। पंजाबी अलग है? पंजाबी अलग मीन्स अलग धर्म है। जब मैंने कुछ लोगों के बयान सुने अजीब से कि नहीं हम हिंदू नहीं, हम सिख हैं, इस तरह के उल्टे सीधे बयान, तो मेरे को लगा अच्छा, मतलब मैं कभी इमेजिन ही नहीं करता था कि अलग है। मैं जानते ही नहीं था कि अलग होते हैं, क्योंकि है ही नहीं, टेक्निकली भी नहीं है, अलग है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है अलग नहीं है। तो यार बचपन से ही स्कूलिंग में पंजाबी रही है, पंजाबी भाषा नहीं रही है, पंजाबियत रही है। मतलब बहुत ज़्यादा पंजाबी माहौल आसपास रहा। लोग की गाल भी पंजाबी च करते सी उत्थे के हिंदी चलती सी? हिंदी। इवन पंजाबी लोग भी, सरदार लोग जो वहाँ रहते हैं, वो भी हिंदी में बात करते हैं हम लोगों से। वो आपस में जब बात करते हैं तो पंजाबी में बात करते हैं, हम लोगों से हिंदी, प्रॉपर हिंदी, हमारे जैसे हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी का ही वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक मतलब जो तार जुड़ रहे हैं वो खेती से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खेती बहुत होती है हमारे एरिया में। और एमपी जो जहाँ डबरा से मैं आता हूँ, वो एमपी की शायद दूसरी सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है वहाँ पे। किस चीज़ की खेती होती है उत्थे? मतलब धान और गेहूँ सबसे ज़्यादा। वही पंजाब च भी वही होती है। उस एरिया को, जो हिंदी बेल्ट है जहाँ से मैं आता हूँ, टेकनपुर बीएसएफ छावनी है, उस एरिया को मिनी पंजाब बोलते हैं आसपास के लोग, ये मिनी पंजाब है। ऐसा बोला जाता है। क्या आज तक हाल तक मिनी पंजाब कनाडा या ब्रैम्पटन नहीं सुना सीगा? वो गाँव है ना, वो छोटा एरिया है, मीन्स हम लोग बोलते हैं, मीन्स क्योंकि वहाँ पे ना
आप जाओगे ना सर्दियों में खासकर आप जाना तो आपको पंजाब में खेतों में घूमते हुए जैसा फील होगा ना, वैसा ही फील आपको वहाँ के खेतों में घूमते हुए फील होगा। सेम फसलें, सेम लोग हैं, हर 1-2 किलोमीटर में किसी न किसी सरदार का डेरा मिल जाएगा, दूध लस्सी पीते हुए मिल जाएंगे, आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। तो वो माहौल है वहाँ पे पंजाबियों जैसा। तो इसलिए उसको आसपास के लोग मिनी पंजाब कहते हैं, क्योंकि खेती के मामले में भी खेती यहाँ पर पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है, लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया इसको खेती के मामले में। तो वहाँ पे भी मुझे इतना पता है कि जैसे मेरे बाबा जो थे वो गांव के जमींदार थे, बहुत पुराने टाइम से अच्छी खासी खेती हुआ करती थी, पर लोग उस समय खेती करते नहीं थे। क्या करते थे कि मेहनत नहीं करते थे, खेती बेची, साल भर का खर्चा चलाया। खेत बहुत ज़्यादा खेती थी, थोड़ी सी खेती बेच दी, साल भर का खर्च चलाया। ना तो उनको इकट्ठा करनी थी, ना मेहनत करने में ज़्यादा वो था, और ना उतने संसाधन थे उस समय पर, इतने ये धन जाएम और यूरिया सब नहीं होता था। ऑर्गेनिक में लगती है मेहनत भाई बहुत ज़्यादा। तो वो मेहनत उतनी करते थे कि हमारा साल भर का गुजारा चल जाए। ज़्यादा उनको, जैसे आजकल जो एम्बिशियस होते हैं आजकल के लोग, उस तरह के नहीं होते थे वो। तो उस तरह की खेती लंबे समय तक चलती आ रही है। और मैंने ये देखा है कि जब सरदार लोगों ने वहाँ पे ये जो क्रांति लाई है खेती के अंदर के मेहनताली खेती, हाँ मेहनताली खेती भी, और खेती को मतलब मींस प्राउड की तरह देखना, मतलब कि खेती करने वाला भी एक तगड़ा आदमी हो सकता है। नहीं, खेती को ना बड़ा, जैसे हमारे घर वाले भी, मेरे घर वाले बोलते थे कि बेटा कुछ कर लो, पढ़ लो लिख लो, आगे बढ़ो, कब तक ये मजदूरों जैसा वो करो। तो उन्होंने वहाँ पे ना उस चीज़ को ऐसे एस्टेब्लिश किया कि नहीं, खेती भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन हो सकता है, पैशन हो सकता है। और उसके द्वारा भी आप ना सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। वो ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने देखा अभी कोरोना का टाइम आया, लगभग सब लोग घर में बैठे हुए थे। एक किसान था जो कंटिन्यू काम कर रहा था, और उसका फायदा कंटिन्यू लोगों को मिल रहा था। किसान ऐसा था। तो वो एक ऐसी फील्ड है कि जो बहुत अब समझ आनी चाहिए लोगों को, मेरे हिसाब से। लोग उसको बड़ा निकृष्ट भाव से देखते रहे बहुत समय तक। सरदारों ने उस भाव को बदला, उन्होंने खेती को बहुत ऐसे प्रमोट किया, और बहुत फैशनेबल, बड़े बड़े ट्रैक्टर और उनमें डीजे लगे हुए हैं, साउंड लगे हुए, गाने चल रहे हैं, एंजॉय करते हुए खेत जोत रहे हैं। ऐसे पसीना पहुँचते हुए खेत नहीं जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, चला रहे हैं ट्रैक्टर बढ़िया। तो उसका जैसा प्रचार हुआ ना कि लोगों को खेती के प्रति ना बड़ी मतलब दिलचस्पी हुई कि नहीं, इससे हम भी अपना वो बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे हो रहा है। तो सरदारों से मेरा वहाँ से कनेक्शन है। फिर मैं गुरुद्वारे जाता ही था, गुरुद्वारे तो मेरा स्कूल था, रोज ही जाता था। मतलब नहीं, पर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਖੁਦ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਮੋਟੀਵੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਬੋਲਣ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ सिक्खी या पंजाबियत जुड़ी हुई है। बट पाजी इसमें हैरानी की बात मुझे लगती नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्कूल है। मतलब ग्वालियर में जिस नहीं, मैं बिल्कुल हैरान, थोड़े हिसाब नाल बिल्कुल सही हो सकता है कि नॉर्मल है आपके लिए। एक पंजाब च ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1500-2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੂਮ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ सर कि मैं जिस जगह से आता हूँ ग्वालियर, वहाँ पे मैंने ना कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे। और मतलब मैं बोलूँ इतना मिला जुला माहौल है ना उस शहर में, उस शहर का इतना अच्छा माहौल है कि हिंदू मुस्लिम बहुत मिलजुल कर रहते हैं, जो ज़्यादातर जगह पे हमें दिखता है कि मुसलमान तबका, हिंदू तबका, सिख तबका, ये लोग बटे हुए हैं। मुझे अपने शहर से मैं बहुत खुश हूँ कि लोग बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड हैं। और जो मैं सरदारों की बात बोल रहा हूँ, मतलब शादी फंक्शंस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि मीन्स अपनी की तरह रखते हैं इनके बच्चों को, सब एक दूसरे को बहुत मिलजुल कर रहते हैं उस जगह पे। तो मुझे इस बात का बहुत प्राउड है।
और मैं जब बाहर निकला अपने शहर से, तब मैंने बाहर जाके देखी दुनिया, यार ये तो बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है दुनिया में। तो तब मैं अब जो उस चीज़ को याद करता हूँ, जैसे आपने बोला गुरु नानक साहब के ऊपर, उनके नाम के ऊपर एक स्कूल है, ये हैरानी की बात है। अब मेरे जिस शहर से मैं था, अब तो बहुत सारे स्कूल बन गए हैं, कि वहाँ पे 2 स्कूल बहुत फेमस थे। एक संत कंवर राम आई थिंक सिंधियों के देवता हैं, और एक सेकंड नंबर पर था श्री गुरु नानक देव जी स्कूल। तो सोचिए, हिंदू मेजोरिटी है वहाँ पे, ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे, मतलब ये दोनों देवता को आप नहीं समझ रहे, समझ क्या रहे हैं भी, लेकिन कोई नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं ये यहाँ पे तो कुछ श्री राम स्कूल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। होना चाहिए, होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है लोगों के बीच में। सब कुछ हमारा है, गुरु नानक साहब भी हमारे हैं, संत कंवर राम भी हमारे हैं, श्री राम तो है ही, और सब कुछ हमारे हैं वहाँ पे। ऐसा वाला माहौल है। इसके लिए मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे इस तरह की टुच्ची चीज़ें नहीं है। मतलब तो बिल्कुल ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਾਰ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸੂਰਤ, ਰੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਟੁੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਟੜ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਫੈਨ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਧੂ ਹੇਟਰਸ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? मुझे तो लगता है कि साउथ इंडिया में भी होगा कोई, आपको ऐसा मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल मिल सकता। हाँ, तो भाई ये शुरुआत ऐसे होती है कि मैंने आपको बताया कि खेती को बहुत सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ पे लोग, बहुत अच्छे से करते हैं, मेहनत से करते हैं। बचपन से मैं किसान फैमिली से हूँ, प्रॉपर किसान फैमिली से हूँ। मेरे घर वाले आज भी गांव में ही रहते हैं। इवन पास में जो छोटे मोटे शहर हैं, जैसे डबरा छोटा सा एक टाउन है, ग्वालियर, वहाँ भी नहीं जाते हैं, वो अपने गाँव में ही रहते हैं। इतने ज़्यादा किसान हैं, घर में भैंस है, वैसा पूरा प्रॉपर रूरल खेती वाला माहौल है। अभी जब बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे, ट्रैक्टर में जो साउंड लगे रहते हैं, डीजे लगे रहते हैं, उनमें गाने चलते थे सारे पंजाबी। ठीक, क्योंकि उत्थे लोग पंजाबी से ज़्यादा। कुछ लोग जैसे मेरे मान लो जैसे पापा चला रहे हैं ट्रैक्टर, तो वो चला लेंगे वहाँ के जो फोक सॉन्ग, लोक ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਗੀਤ है, लोकगीत जो होता है, वहाँ के जो भोला है हमारे यहाँ का, लंगुरिया है, ये हमारे यहाँ के लोकगीत है, तो वो लोग वो चलाते थे। लेकिन जैसे मान लो कभी मैं ट्रैक्टर पे बैठा हूँ, मेरा बड़ा भाई खेती करता है, हम लोग पंजाबी गाने ही सुनते थे। और उस समय पूरा पंजाबी हम बोल भी रहे, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका वर्ड्स क्या है। जैसे हनी सिंह, तो मतलब क्या बोलूँ, वो तो किंग है भाई। तो उनके इतने बड़े फैन थे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में जो कैप है हनी सिंह स्टाइल टेडी वाली, चश्मे लेकर आता था मैं अपने घर में ना, ऐसे हैंगर पे चश्मे टांग के रखता था। 100 रुपए वाले चश्मे मिलते थे हनी सिंह के नाम से। एक दुकान थी डबरा में जिसका नाम ही था यो ऑप्टिकल शॉप, ऐसा कुछ नाम था उसका। उसके नाम पे शॉप थी, क्योंकि वो उस समय पे चश्मे वाले बड़े अलग अलग से लेकर आता था हनी सिंह। हर गाने में वैसे मोटे वाले फ्रेम के लिए आया था, किसी में अलग सा लेके आता। हले भी उदा ही है, अभी भी ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो उस समय ना ऐसा वो था ना कि बिल्कुल उसे कॉपी करने में लगे हुए थे हम। वाला ना कट वी पवाना, इथों एवं कट पवाने। तो बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि प्राउडली माहौल से आते हैं, और बहुत ज़्यादा एक और पंजाबी गानों में ना एक वो चीज़ होती है जो, जैसे मैं चंबल से हूँ, हम लोग थोड़े से हैं, क्या बोले उसको, कि प्राउड में रहने वाले लोग। डाकू ना रहना, डाकू नहीं, मजाक करता मैं समझ रहा थोड़ी गल। प्राउड मींस हमें सेल्फ प्राउड है कि हम जो हैं बेटर हैं, बेहतरीन हैं, और बेहतरीन बनेंगे। किसी को गलत नहीं बोल रहे कि कोई छोटा कोई बुरा नहीं, हम बेहतरीन हैं, आप भी बेहतरीन हो, वैसे वाले लोग हैं। तो चौड़ में रहने वाले, कुल मिला के वहाँ पे एक वर्ड है, चौड़ में रहते हैं सब लोग।
तो वो गाने ना उनको और ज़्यादा, हमारी जो चौड़ है ना उसको और ज़्यादा फैला देते हाइप करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो दिलजीत पाजी के गाने और हनी सिंह के गाने, हनी सिंह भाई के गाने, सॉरी मैं कैसे हनी सिंह बोल सकता हूँ। नहीं कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ बुरा नहीं मानते, कोई हनी चक्कर सिंह नहीं। में इसलिए क्योंकि वो बचपन से हनी सिंह ऐसा हाँ नाम पे चढ़ गया वो ना, दिमाग 'ਚ बहंदा वो रिस्पेक्ट भाई की अलग ही है, लेकिन वो दिमाग में वही है हनी सिंह यो हनी सिंह वर्ड नहीं जुड़ रहा है वहाँ पे। लेकिन बहुत गाने चलते थे उसमें दिलजीत भाई के, इनके अंग्रेजी बीट दे और बहुत सारी एल्बम उस समय आ ही रहे थे, गबरू वबरू सब बहुत, तो वो तो एक दिमाग में चल ही रहा था पंजाबी गानों के लिए। उसके बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए ग्वालियर आया। ग्वालियर में मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया और मैंने बहुत बहुत अच्छा खासा लिटरेचर पढ़ा, हिंदी मेन हिंदी, और फिर बाकी फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी नॉवेल्स थे उनका भी ट्रांसलेशन ही पढ़ता था। इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं, जैसा पंजाबियों का हाल है इंग्लिश में वैसा ही हमारा है तो जितनी समझ थी इतना पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मेरी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव हुआ जब मैं थिएटर में आया। और मैं थिएटर में आया तो प्रॉपर ही मैं साहित्यिक टाइप का जो आदमी होता है ना, कि बस ज्ञान की बातें करवा लो और प्रेमचंद्र निराला इनके बारे में बातें, और ये आजकल की जो फिल्में बन रही हैं उनके बारे में बातें नहीं करना। आया मैं फिल्मों के लिए था थिएटर में। मैं एक मिनट मैं अपने बंदे अंदाज़ा, थिएटर दरअसल ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਨਿਰਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ हिंदी लिटरेचर ਨਾਲ जुड़े हुए, हिंदी साहित्य ਨਾਲ जुड़े हुए जी। तो उसके बाद मैं थिएटर करने लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा डीप वाला थिएटर किया मैंने। और मैं एक यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय हैगी, तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब पढ़ाई की अपनी थिएटर के बारे में। तो बिल्कुल मेरा माहौल वही था कि मैं पंजाबी वाले जो गाने, जो एक बचपन वाला जो मजा था ना, वो जा चुका था जीवन से। ठीक है। अब गाने भी मैं मतलब सुन रहा था तो नुसरत साहब के या जगजीत जी के सुन रहा था, क्योंकि उनमें होता है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल गाने हैं थोड़े से, तो वो हावी लेके चीजें, और हावी भी नहीं बोलूँगा, शायद वो उस समय समझ ही वही आ रही थी चीजें। हाँ, कुछ समझ भी होती है, माहौल बन जाता है। नाले जेकर बंदा थोड़ा देर किसी चीज़ ਤੋਂ डिस्कनेक्ट हो जाए, करेक्ट, किसी चीज़ ਵੱਲ अट्रैक्शन हो जाए, हो ਜਾਂਦਾ। जो नुसरत साहब ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਦਗੀ तो हमारी ज़रा देखिए, उसकी कितनी सोहनी गल कही है कि जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, तुमने उससे क्यों मुंह परे कर लिया। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਜਦ तक बंदे ते आप ते ना गुजरे ਉਹਨੂੰ नहीं समझ आंदियां गल्लां। हाँ बिल्कुल, आगे। तो उसके बाद ऐसे चलता रहा, चीज़ें चलती रही, और मैं, ये बात है 2022 की, किसान आंदोलन 2022-21 में किसान आंदोलन शुरू हो गया था। और एक मतलब मैं थिएटर कर रहा था, अपने में लगा हुआ था, और मैं तो सपोर्ट कर रहा था किसानों को, फेसबुक पर लिखता था उन लोगों के लिए। मतलब 2020 शुरू हो गया से आंदोलन, 2020 शुरू हो गया, तो वो चल रहा था वो सब माहौल। उस समय पे एक नाम बार बार आ रहा था, सिद्धू मूसेवाला। अब वो नाम, वो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था, मैं उसको जानता भी नहीं था सिद्धू। धीरे धीरे बढ़ता गया, बार बार फेसबुक पे आ ही जा रहा था, और मैं इतना ज़्यादा ना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे उस समय पे पंजाबी गाने उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। उस समय पे मेरा फेस कुछ और चल रहा था, माइंड प्रॉपर थिएटर में ही लगा हुआ था मैं। एक दिन खबर आई कि सिद्धू पाजी नहीं रहे, 29 मई दी। और खबर आई, मेरा एक दोस्त है उपेन नाम है उसका, उसने मुझे बताया कि यार ये सिद्धू मूसेवाला सिंगर है और मर गया है जी, वो ऐसा हुआ है। मैंने थोड़ा बहुत फेसबुक पे ये सुन रखा था कि गन गुन के गाने बनाता है, वायलेंस को प्रमोट करता है, ये जो मीडिया ने जो दिमाग में डाला था उतना ही पता था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। और मुझे लगता है आज भी लोगों को सिर्फ इतना ही पता है उनके बारे में, बहुत सारे लोगों को उसके ज़्यादा कुछ नहीं पता। फिर मैंने मेरे पहले मुंह से मुझे आज भी पता है, वर्ड मेरा निकला था, हाँ अच्छा ही हुआ यार, गाने ऐसे इस तरह के गाने बनाओगे तो और क्या अशर होगा, यही अशर होगा तुम्हारा, ठीक है चल, इतना ऐसा रिएक्शन था, मैं भूल गया उस बात को। कुछ दिनों बाद पता नहीं कैसे 295 सुन लिया मैंने, और पंजाबी समझ तो आती ही थी, तो पल्ले पड़ी कुछ बातें, लेकिन वो जो सिद्धू भाई जो पंजाबी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ठेठ होती है, ठेठ पंजाबी, वो तो मतलब बहुत मुश्किल से समझ में आती है, ऐसी वाली होती है।
तो बट ऐसा ही होता है कि समझ तो कुछ आ रहा है, बात ऐसा समझ आ रहा था कि कुछ बात तो गहरी है बट पल्ले नहीं पड़ रही, ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। पल्ले नहीं पड़ रही, समझ मतलब डीप समझ नहीं आ रहा हाँ। कि गंदिया ਉਹਦਾ सियासत ਕਹਿੰਦੇ सब टेक्स्ट की है ਉਹਦਾ, करेक्ट सब टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा सब है। टेक्स्ट। और ऊपर से जब आपको किसी की भी आर्ट का ये हम लोग पढ़ते भी हैं सब टेक्स्ट के बारे में कि अगर किसी भी आर्टिस्ट को समझना है, मतलब आर्ट का मतलब वो नहीं है कि सीधी सीधी बात कह देना, आर्ट हमेशा वो होती है कि बात कुछ कही जा रही है, उसके पीछे बात कुछ और है। वो आर्टिस्ट की कलाकारी होती है, मतलब वही कलाकारी है उसकी कि वो अपनी बात को इस तरह से कह दे कि बात कह दे और उसके सब टेक्स्ट लोग समझ जाए कि अच्छा ये कहना चाह रहा है, इसके बारे में बात चल रही है। वो उसकी खूबसूरती है आर्ट की। और वो कब समझ आएगी जब आप आर्टिस्ट को जानते हो कि बात किसके बारे में कर रहा है वो आदमी। मैं तो जानता ही नहीं था बट मुझे बातें बहुत गहरी लगी। कुछ बातें कि तेरी माँ में और मेरी माँ में फ़र्क क्या है तुझे बाद में समझ आएगा, और कि गंदिया सियासतानू दिलो कट दो, इसी तरह की कुछ बातें अच्छी लगी मुझे। फिर मैंने उसका मीनिंग निकाला गूगल से और मैंने मीनिंग निकाला और मैं अमेज्ड रह गया क्योंकि पंजाबी सिंगर मतलब और भी है, मैं देखो ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ज़्यादा नहीं है पसंद पंजाबी सिंगर अभी के वाले जो, जैसे कि नो ऑफेंस भाई, गालियाँ मत देना कोई भी, करण औजला, शुभ, ये सब मुझे नहीं है पसंद। मेरे को वो म्यूजिक पसंद नहीं, सिंगर से मतलब मुझे पर्सनली उनसे कुछ वो लेना देना नहीं है, मेरा टेस्ट नहीं है। हाँ, थोड़े अपना विचार ने थोड़े, हाँ टेस्ट नहीं है, वो भी कोई अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ। तो ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, दोनों अपनी अपनी जगह सही खेलते हैं। हाँ, तो मेरे को उनसे कुछ वैसा नहीं, बट मेरा टेस्ट नहीं है वो जो गाने गाते हैं। तो मेरा दिमाग से पंजाबी मतलब वही हिप हॉप में कुछ ऐसा थोड़ी बहुत बातें कर देंगे, कुछ भी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब बातें कर देंगे और वो गाना बन जाएगा। ऐसे गाने गाते होंगे ये लोग, मैं गोलियां चला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं दारू लड़की, ये इमेज है पंजाबी गानों की, ये इमेज थी तब तक मेरे दिमाग में कि वो दारू के गिलास होंगे, शराब के, लड़कियाँ पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रही होंगी, फॉरनर्स लड़कियाँ, और वैसे ही कुछ गाने होंगे। मैं यही सोच रहा था कि सिद्धू भाई भी यही करता होगा क्योंकि मैंने गाने तो सुने ही नहीं थे। और एक और चीज़ है कि शायद सिद्धू भाई के ना बहुत कम वीडियोस आए, ऑडियो ज़्यादा आए उनके। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ मुझे पता है, ये मुझे ਜੇਕਰ ऑफिशियल ਗਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਤਰੀਕ ਆਣਾ ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਆਣਾ, 1 ਤਰੀਕ ਜਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੀਡੀਓ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ऑफिशियल साउंड ट्रैक आना है, वो भी ज़्यादा वायरल होते थे। और वायरल होता होगा मे बी, मतलब मैं, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस समय पर जब वो सिद्धू भाई का फेस चल रहा था, टाइम चल रहा था, मैं उस समय उस बंदे को जानता ही नहीं था। जबकि मैं ऐसा नहीं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था, मैं देखता था सारी चीज़, मुझे नहीं पता कहाँ से मिस हुआ। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि सारे आर्टिस्ट जो भी पॉपुलर है, इवन लोग जो बेवकूफियां करते फिर रहे हैं, दीपक कलाल, उर्फी जावेद, उनको तक लोग जानते हैं, वो तो फिर भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਕ। सॉरी यार मतलब मेरा ये मानना है कि ये तो मतलब ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਚੜ 'ਚ ਲਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁਗਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ 3 ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 100+ ਹਾਕੀ 'ਚ ਗੋਲ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100+ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਸ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ, ਓਲੰਪਿਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ, ਓਲੰਪਿਕ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਡੋਲੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਡੋਲੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਡੋਲੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ 30 ਸਕੋਰ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਖਿਚਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਮੋਰ ਬੋਲਡ, ਗਾਲਾ ਗੁਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਸੇ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹਟਾਵਾਂ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। इसमें ना भाई दुर्भाग्य ये भी है कि डॉली को लोग जानते हैं, उनको लोग जानते भी नहीं। फोटो तो इंसान तब खिंचाएगा जब सामने वाले को जाने। गलती वही है ना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਟਰੋਫੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀਟ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਕੰਟੈਂਡਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ, ਐਜ਼ ਅ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਲਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀਭ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ है। नहीं, उसका प्रोफेशन मजाक नहीं है। प्रोफेशनल मजाक नहीं, बना रहा है अपनी चीज़ों को, वो गलत है। हाँ, उसने मजाक बना रहा है वो। खैर वो अपना वो है ही नहीं, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है। अजीब सा ही ये मतलब सोशल मीडिया का वो जो टाइम है ना, ये थोड़ा बिल्कुल हाँ, ये थोड़ा जो संख्या है जो फॉलोअर्स की और लाइक्स की वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत मायने रखती है। किसको क्या करते हैं, और लोग सच बता रहा हूँ केवल मजे लेते हैं, सिर्फ मजे लेते हैं। मजे में सामने वाले के करियर बन जा रहे हैं, करियर खत्म हो जा रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल होता है। तो ये अलग तरह का दौर है, ये बहुत अलग तरह का है। नहीं बट ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਕੱਢਿਆ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਨੇਜਰ ਕੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਕਲਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨੀਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਰਾਬਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਕਲਾਲ ਜਾਂ ਪੁਨੀਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਜਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਔਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। भाई बहुत मजेदार देश है हमारा, मतलब मजे में चलता है। बिल्कुल मजे चल रहा है। कुछ चीज़ें कभी कभी पॉजिटिव भी लगती हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा इंसान को लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। हाँ, मजे तक ठीक है। कोई गरीब ਦਾ ਘਰ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। देखो, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो ना, सबसे पहले आप ये देखो कि वो जिनको आप ये बना रहे हो, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, या फिर आपके आसपास के जो माहौल, थोड़ी मेंटल ग्रोथ से कितना कंट्रीब्यूशन है सब तो ज़्यादा। अगर आप विराट कोहली को बोल रहे हो कि पसंद करे आपका बच्चा, तो उसका कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है, सोसाइटी में है, इस देश में है, किसी का भी इस तरह का आदमी, जो आप हॉकी के जो लेजेंड्स की बात कर रहे हो, उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन बंदों से जिनका आपने नाम लिया मुझे या आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये पेरेंट्स को या फिर
आम जनता को, भारत की को ये ध्यान रखना पड़ेगा। खैर इंस्टाग्राम पर तो पता नहीं, मैं तो पेरेंट्स को ऐसी हरकतें करते देख रहा हूँ ना कि बिल्कुल कभी कभी लगता है ये क्या सिखाएंगे बच्चों को ऐसा लग रहा है। नहीं ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀਪਿਕਾ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 2016 ਜਾਂ 17 ਦੀ IPL ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਮ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਪ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਫੈमिली ਨੂੰ उस चीज़ तो दूर रखना। लेकिन आज के समय में यार मुश्किल भी है ये जो काम, खुद को सोशल मीडिया से दूर रख पाना ना आज के समय में बहुत मुश्किल काम हो गया। और अगर वो कोई इंसान इसे कर पा रहा है ना, मैं मानता हूँ सीरियसली बहुत बड़ी बात है अगर बिल्कुल वो कर पा रहा है तो ये है भाई। मैं आता हूँ सिद्धू भाई के टॉपिक पे। आज थोड़े ऑफ टॉपिक हो कोई नहीं, यही तो है। नहीं भी गल्ला करनी जरूरी है। मैं जिਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਲੈਣਾ तो स्किप कर सकते हो। मैं वो बात इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा सिद्धू भाई की बात मैं नॉर्मली भी बोल सकता हूँ कि मुझे बस पसंद आया, सुन के मजा आया, नहीं सिर्फ मजे वाली बात वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे आइडियोलॉजी की बात है। तो मैंने 295 सुना, मैंने इसे लूप पे 1 महीने तक सुना और मतलब मुझे, मैं उतनी अच्छी पंजाबी नहीं बोला तभी मुझे वो गाना याद हो गया और उसके मीनिंग्स जब मुझे पता चले तो मैंने कहा ये तो बंदा यार क्रांतिकारी है। मेरे मन से ये निकला, मैंने कहा ये मैंने कहीं गलत जज तो नहीं कर दिया इस बंदे को। फिर मैंने उनके गाने सुने, सिद्धू भाई के बहुत सारे गाने सुने और मुझे गाने सुनने, मेरा दोस्त है ओपेन, वो पंजाबी गाने सुनता था, वो हम दोनों का सेम स्कूल है, तो हम दोनों ही साथ सुनते थे, दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, यार ये बंदा तो ऐसा है यार, हम दोनों ही एक्टर हैं, हम अपनी अपनी फील्ड में दोनों ही काम कर रहे हैं। वो मुझे बोल रहा है यार उसने ऐसा किया, यार उसने इस एज में ये कर दिया था, वो यार 28 साल की उम्र में लेजेंड बन के चला गया, अपन 26-27 के हो रहे हैं, अभी तो शुरुआत भी नहीं करी। मतलब हम लोगों को एक होता है ना कि खुद से कुछ करने का मन हो रहा है कि नहीं यार ये बंदा बहुत कुछ करके चला गया और हम कब करेंगे। उत्थे खड़े हैं। हाँ, हम मतलब एक इंस्पिरेशन, मतलब ऐसा किसी आर्टिस्ट से और से मिलता नहीं है। सब आर्टिस्ट को आप देख के खुश हो सकते हो, इनको एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहा है, वो तो बोल भी रहा है कि तुम कुछ करो, बस उसे देख के लग रहा है यार हमको कुछ करना चाहिए, देख के लग, वो इसको कहते हैं सिद्धि भाई। हम नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें 2 तरह की सिद्धि होती है, एक होती है दैवीय सिद्धि, एक होती है कायक। कायक मीन्स कि जो आपको मेहनत करके मिलती है, जो आप कर रहे हो उसका फल मिलेगा ही आपको, वो मिलता है, वो उसमें कहीं जाता नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक दिन तो मिलेगा ही आपको। उसको कुछ लोगों को ना इस दुनिया में सिद्धि होती है, वो होती है दैवीय सिद्धि, उनके पास आशीर्वाद होता है, गॉड गिफ्टेड जिनको कहते हैं। हाँ। उनकी मतलब ऑरा ऐसा होता है कुछ लोगों का, जैसे मैं एक बात यहाँ पे स्वीकार करना चाहूँगा कि मेरी फैमिली में भी काफ़ी डेथ हुई है, नाना जी गए, बहुत सारे लोग गए हुए, आसपास के लोग जाते हैं, मेरे को कभी रोना नहीं आता था किसी की मतलब मरने पर। जब मैंने इरफान साहब की डेथ हुई थी, लिटरली मैं रो रहा हूँ, मैं नहीं, हम लोग, हमारे 2 दोस्त हैं एक्टर्स, बाकी हम फोन पर रो रहे हैं। इरफान खान साहब जो एक्टिंग करते हैं, तो हम लोग रो रहे हैं और हम सोच रहे हैं, बात भी करें, हम रो क्यों रहे हैं, बहुत सारे लोग मरते, और उस समय पर ऋषि कपूर साहब भी मतलब गए थे और बहुत सारे आर्टिस्ट उस समय पर जा रहे थे। रोना नहीं आ रहा था, बुरा लगता है भाई, आर्टिस्ट कोई भी, आर्टिस्ट क्या कोई भी इंसान दुनिया छोड़ के जाएगा, बुरा लगता है, लेकिन रोना नहीं आया। इरफान साहब के लिए आंसू निकले जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कोई आसपास का बंदा चला गया जो जिसके साथ रोज उठते बैठते हो, ऐसा बंदा। वही मैं कहना चाहूँगा, सिद्धू भाई क्यों बोलते हो, वो बंदा ना ऐसा लगता है कोई आसपास का बंदा है, मतलब कि ऐसा कि जिसके साथ हम रोज मिले। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिद्धू भाई से कई बार बातें करी है, ऐसा कोई बंदा था जो मुझसे मिला है, बातें करी है। इसको मैं एज अ फैन नहीं मैं नहीं बोलूँगा कि मैं उनका फ़ैन हूँ, सच बता रहा हूँ,
क्योंकि फैन ना कहीं आपको सिर्फ बाउंड कर देता है कि आप फैन हो इसलिए आप उसकी इज्जत कर रहे हो। मैं नहीं हूँ सिद्धू भाई का फैन, मैं उसकी इज्जत करता हूँ उसके काम के लिए। उसका काम इतना क्रांतिकारी लगा, मैंने उसका एक एक गाना सुना, उनके मीनिंग निकाले गानों के, और वो उन गानों में एक गाने में बोलता है कि मुंडा अज दाए पाश नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, उनके गाने सुनने वालों को ये पता ही नहीं होगा किस पाश की बात, पाश की गल कौन करता, पाश को जानते नहीं होंगे लोग, पाश कौन सी। और आजकल के ये मतलब सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, MC स्टैन या जिस तरह के जो सिंगर है ये जानते नहीं होंगे कौन साहित्यकार है, पाश कौन है, या फिर वो एक सतिंदर बरार, जसविंदर बराड़ नहीं, सतिंदर बरार एक सिंगर है पंजाबी, नहीं जसविंदर बराड़ ना है, जसविंਦਰ बਰਾੜ ना है। अच्छा मुझे शायद नाम में कंफ्यूजन, जिन्हां दा नाम लिया उन्हें गाने ਵਿੱਚ माड़े ਨੂੰ जग ऐसा कुछ गाना है ना, लाइन यूज करिए ਬੰਬੀਆ बोले गाने में उन्होंने। हाँ जसविंਦਰ बराड़ ਦਾ ਨਾਮ किसी माड़े ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ ਕਾਦਾ जो पहला ही काबर दा, जो ऐसे रेफरेंस दे रहा है नूर जहां, उनको ट्रिब्यूट दे रहा है, जो बंदा इतना मतलब आम लोग शायद उनकी बीट सुन रहे होंगे, बहुत कमाल की थी सिद्धू भाई की, वो शायद लिरिक्स पे ध्यान ही नहीं जा रहा लोगों का, क्योंकि लिरिक्स एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं वो, उनके बहुत सारे गाने ऐसे हैं, और ऊपर से ठेठ पंजाबी में, तो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन लोगों को बीट में मज़ा आता है यार, बीट मस्त है, जो भी है बीट मस्त है, इस वजह से कई लोगों को उनके गाने पसंद आते हैं। बट आपको पसंद आना अलग चीज़ है, लिरिक्स आपने समझ लिए ना, आप इज्जत करने लगोगे उस आदमी की। तो ये मेरी जर्नी रही उनको पसंद करने की। मैंने जब गाने सुने, गानों की मीनिंग निकाले, तो मैंने कहा यार ये बंदा तो क्रांतिकारी है, ये बंदा आम सिंगर नहीं है, बहुत सारे सिंगर हैं। दिलजीत भाई बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सुरीला, बहुत कमाल का गाते हैं, और ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री में शाहरुख खान से लेके बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन रोना सिर्फ इरफान के लिए आया। तो वैसे ही मुझे आज भी याद है, वर्सोवा बीच पे बैठा होता था, कई बार ऐसे सिद्धू भाई के गाने सुन रहा हूँ, मेरे को मतलब मे बी ये चाइल्डिश साउंड करेगी मेरी ये बात कि मैं सीरियसली कई बार मेरी आंखों में आंसू आए कि यार ऐसा बंदा कैसे मर गया, सीरियसली मेरी आंखों में आंसू आए कि यार नहीं यार ये तो अभी नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे पता है कि बहुत सारे गाने उनके बहुत अमेच्योर हैं, मैं समझता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तारीफ ही तारीफ करूँगा, बहुत सारे गाने में सिर्फ जो कि एक उम्र का बंदा करता है कि कुछ भी बोल दिया ऐसा, तो ठीक है, वो बंदा फिल्टर नहीं लगा रहा था, जो मन में आ रहा है बोल रहा है ना। अब वो चाइल्डिश साउंड करे या इंटेलेक्चुअल साउंड करे, ये तो ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया ना उसने, बिल्कुल आपको डिसाइड करना है। तो जब आप उनका काम देखोगे ना, उसमें जितने वो रेफरेंस देता है लोगों के, जिन लोगों के रेफरेंस देता है, जो कि आजकल के आर्टिस्ट नहीं देते, किसी को ट्रिब्यूट नहीं देते आजकल के आर्टिस्ट, नहीं मतलब ज़्यादातर आर्टिस्ट अपना ही काम करते हैं। बिल्कुल, मैं आजकल बोल के किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे को वो नहीं है, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन किसी को याद करना अपनी फील्ड में, जैसे कि हम लोग थिएटर करते हैं, अपना अपना करे जा रहे हैं, लोग कोई याद नहीं करते कि हमारे थिएटर में इतने बड़े बड़े सफदर हाशमी और इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने थिएटर सिर्फ फेम के लिए या पैसे के लिए नहीं किया था, उन्होंने थिएटर किया रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, कुछ बदलने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग रहे, तो लोग नहीं करते याद। लोगों के लिए थिएटर बस स्टेज पे आके एंजॉय करो, फोटो खिंचाओ, लोगों की तालियां बटोरो। मेरे लिए भी ऐसा ही होगा, मैं ये नहीं करूँ कि मैं बहुत बड़ा थिएटर वाला ऐसा चेंज लाने वाला आदमी हूँ, बट मैं बता रहा हूँ। तो आज के समय में ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते याद, वो बंदा करता था लगभग हर गाने में। और मे भी उन कई गानों में ऐसे लोगों को वो था कि मेरा बाप भी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ, वो भी रेफरेंसेस हैं, मतलब वो फिल्टर नहीं है, जो उसे लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, होना चाहिए। अब वो जनता डिसाइड करेगी वो सही है कि गलत है, वो छोड़ो। मैं सुनने लगा गाने, सब बढ़िया। तो मुझे फिर कुछ मेरे दोस्त यार कि यार ये तो एक ग्रुप है जो इस देश को बांटने की बात करता है, उनको सपोर्ट करता है, ऐसा मुझे बोला गया। अब बोला गया तो भाई मैं तो मतलब इसको इमेजिन नहीं करता था ना अपने देश को बंटता हुआ या जो भी हुआ, मैं तो उससे आता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा यार कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत आदमी को सपोर्ट तो नहीं, गलत आदमी को तो नहीं सुन रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग में भी गलत चीज़ें आ सकती है ना, इनडायरेक्टली कुछ ऐसा तो नहीं सुन रहा। फिर मैंने थोड़ा सा खंगाला उनको, ऑनेस्टली मैंने उनके इंटरव्यू सुने, उनकी जो, क्योंकि उस बंदे को ना मैं इंटरव्यू देते देख रहा था ना, तो वो ना कभी भी ऐसे सोच समझ के नहीं बोल रहा है, डिप्लोमेसी नहीं है। हाँ, वो जो मन में आ रहा है बोल रहा है। जब उससे पूछा गया कि आप जो संत जी हैं उनको क्या उनके बारे में विचार किया, मैं तो इज्जत करता हूँ, स्पष्ट बोला उस इंटरव्यू में। बोले कि कोई इंसान है वो आपके लिए गलत हो सकता है, मेरे लिए नहीं है गलत, और जस्ट बिकॉज कि मैं आपको खुश करने के लिए क्यों बोल दूं कि वो मेरे लिए भी गलत है, मेरे लिए तो उसने सही किया है। मतलब इस तरह की बात है। तो
बातें वो सही गलत मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे ये समझ आया कि ये बंदा सोच नहीं रहा है बोलते टाइम। क्यों? इस बंदे को जज करना बहुत आसान है, उस बंदे को जज करना बहुत आसान होता है जो बोलते समय सोचे ना। तो मैं उसको बहुत अच्छे से जज कर पाया कि ये बंदा सोचता नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, जो मन में वही उसके गानों में, जो सोच रहा है वही वो गानों में लिख रहा है। अब वो जज करना आपको अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, वो जनता का काम, वो जनता का काम, वो हम सबका काम है। तो मुझे वो पसंद आते हैं क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, चंबल से आता हूँ। वो भी कहता है कि वो सिद्धू भाई का जो टिब्बिया जो एरिया है वो भी कुछ ऐसा ही एरिया रहा है। शायद मेरा भी कनेक्शन ज़्यादा बैठ रहा है हम लोगों, वो भी किसान फैमिली से है, मैं भी किसान फैमिली से हूँ, वो भी बहुत मिडिल क्लास आदमी था, मैं भी हूँ। तो बहुत सारे कनेक्शन है। वो भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, फैमिली से प्यार करता हूँ। वो भी अपने गाँव को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मैं भी अपने गाँव को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, अपने लोगों को रिस्पेक्ट। तो वो कनेक्शंस ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं कि नहीं यार ये तो बिल्कुल सेम ही है, ये जो बातें कर रहा है ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। बातें किस बारे में वो अलग बात है, लेकिन तरीका तो मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ यार कि मैं नहीं सोच पाता, मुझे भी लगता है कभी कुछ किसी का दिल ना दुखा दूँ मैं बोलते हुए, और दुख भी दुखता भी है। कई मेरे सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका मैं बोल देता हूँ, उनका दिल दुख जाता है, उन सबको सॉरी, लेकिन ये है निकल जाता है, मैं नहीं फिल्टर कर पा रहा हूँ। और इस चीज़ के लिए आप, और ऐसे लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, आप कर सकते हो कि ये बंदा ये है या ये है, बीच में कहीं नहीं है। तो ये जर्नी है उनको पसंद करने की। और शायद मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला जी को केवल एक सिंगर के तौर पे जानते हैं, तो उनके बीट सुन लेते होंगे। और मैंने कई लोगों से सुनता भी हूँ ना कि मैं ज़्यादा सिद्धू मूसेवाला सुनता, कई मुझसे बोलते हैं कि यार बंद कर यार, बहुत शोर सा हो रहा है जी, और उस तरह की बीट उनकी होती है, हैवी है, तो ज़्यादातर लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है। इवन मैं बोलता ना कि आज से 4 साल पहले वाला मैं भी नहीं कर पाता उसको डाइजेस्ट। फिर ना वो जब बीट्स को आप सुनो ही मत, वो जो लिरिक्स सुनोगे ना आप, तब आएगा जब वो कहता है कि गद्दिया सियास्तानू दिलो कट दो, वो बात सुनो बीट साइड रख के थोड़ा, कि वो बात क्या कह रहा है, कि माँ के बारे में बोल रहा है कि हम सबकी माँ एक ही है, किसको गाली दे रहे हो तुम। तो फिर वो बीट आप साइड रख देते हो, फिर आप केवल वर्ड्स पे ध्यान देते हो। तो कुछ बातों में देखो यार, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं सपोर्ट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, ऐसे मेरे को याद तो नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अमेच्योर है। जैसे मतलब मुझे बहुत लोगों को अमेच्योर लगी, मुझे बहुत मज़ेदार लगी कि वो बंदा जब चुनाव में खड़ा हो रहा है तो उसने एक चुनाव के लिए गाना बनाया, यंगेस्ट इंचार्ज, फिर जो हार गए पजामे जट पोल लग गया, लगता है खड़ा होगा वोटा बेचने, फिर जब हार गया तो उसने उसको भी सेलिब्रेट कर लिया। मतलब मुझे बहुत मज़ा आया कि यार ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ पे मतलब ये चलना चाहिए, हार जीत दुनियादारी चल रही है, वो तो नाल पैरेलल चल रही है। वो उस पे भी गाना बना रहा है, उस पे भी गाना बना रहा है। उसने कोई पता नहीं गन वन का कुछ केस हो गया था, तो पहले कुछ ऐसा गन के लिए गाना बनाया, फिर उसके ऊपर केस हो गया, जट उत्ते केस जेड़ा संजय दत्त, उसके ऊपर गाना, उस गाने पे केस हो गया। मतलब मुझे बहुत ऐसा मजेदारी भी लगती है वो चीज़ें, क्या मतलब क्या आदमी था यार, वो सोच ही नहीं रहा है, जो आ रहा है करते जा रहा है। सो ये करना, जो इंसान सोचने लगता है, जैसे मैं अपना थोड़ा सा बता दूं कि मैं पहले थिएटर जब करता था ना तो मैं सोच नहीं रहा था। मैं थिएटर करते समय मैंने बहुत एक रेप को लेके नाटक बनाया, मैंने बहुत सारे ऐसे बहुत मतलब इस तरह के नाटक बनाता था, सोशल इश्यूज वाले, सोशल इश्यूज पे मैं सोचता नहीं था, मैं कर रहा था बहुत, और मैं बहुत अच्छा कर रहा था। फिर मैं सोचना शुरू कर दिया, मैं सोचने लगा कि यार ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये नहीं करूँ, तो तब से मेरी थोड़ी स्पीड स्लो हुई है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपनी उस स्पीड को वापस लाऊंगा, सोचना बंद करके। क्योंकि क्या होगा, बहुत लोग क्या करेंगे, जज करेंगे ना आपको, आप क्या हुए आपको पता है, किसी के आपको कुछ कह देने भर से आप वो हो नहीं जाते हो ना। आपको अपने बारे में इतना पता होना चाहिए कि आपने जो किया आप ईमानदार हो, आपने किसी का कुछ गलत नहीं है किया। जो सिद्धू भाई कहता भी है कि मैं किसी का गला कट के नहीं आया हूँ, मैंने जो भी किया मेरा लॉट ऑफ हार्ड वर्क है, बोला भी उसने। तो वही है कि आपको अपने ऊपर, नहीं बिल्कुल हार्ड वर्क हैगा। मैं एक गल तां कह रहा ना, जदों ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਟੀਨੀ ਮੰਡੀਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਾਲਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਜਾ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਗਾਣਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਯੂਥ ਫੈਸਟ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਰਨੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣਾ ਜਾਂ 40 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣਾ, ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਿਆ। ਏਸੀ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਏਸੀ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ मतलब टेंपरेचर कट करो, ठंडा करना गरम करना, ठंडा थोड़ा सा तेज कर सकते हो, ज़्यादा हो गया। मतलब ये बातें हैं, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। बिल्कुल नहीं। मैं एक बात और बोलना चाहूँ, जब मैं उनके इंटरव्यू देख रहा था ना, तो मुझे उसमें ना एक चीज़ समझ में आई कि ये बंदा रियल लाइफ में बहुत भोला, बहुत सज्जन जो आदमी होते हैं, बहुत स्वीट आदमी है। और जो वो बंदूक लेके AK-47 लेके आ रहा है ना वीडियो में, वो आर्टिस्ट है भाई। हम जो स्टेज, वो उसका काम, वो उसका प्रोफेशन है। हाँ। और आप उसको लेके कि जस्ट बिकॉज वो AK-47 पकड़ा है तो आप उसको ये नहीं कह दोगे कि मर्डरर है, कि ये गलत आदमी है, ऐसा नहीं बोल सकते। गन प्रमोट करता है। रियल लाइफ में आप उनके वीडियोस देखोगे ना, मतलब वो इतनी इज्जत से, इतने प्यारे थे। मुझे आज भी याद है कि जब वो एक चुनाव का कोई मोमेंट था, मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था, तो एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि आप गन रखे क्यों प्रचार कर रहे हो, तो उसको वीरे सेफ्टी वास्ते, ऐसे प्यार से, मतलब इतना प्यार से समझा रहे हैं ना कि मतलब है वो मासूमियत है बात करने में। और वो मैंने इंटरव्यू में भी देखा कि वो बात कर रहे हैं ना, बहुत मासूमियत से बात कर रहे हैं, और वो मासूम इंसान दिखता है। मासूम जो इंसान होता है ना, वो बात करते समय दिखता है कि इसके अंदर कोई छलावा नहीं है। और रही बात उनके गानों की, तो देखो यार, मैं ना इसमें थोड़ा सा ना 50-50 ऐसा वो है, मुझे उनके गन वन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच बता रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे गन रखना, लाइसेंस होना घर में, मतलब वैसा ही हाल है जैसा पंजाब का हाल है। मतलब मेरे घर वाले अभी एक और गन लेना चाह रहे हैं, ऐसा वाला, वो लड़ना नहीं किसी से, वो उनका प्राउड है हथियार रखना। चंबल में है हमारे यहाँ पे कि हर घर में एक बंदूक रहती है, एक तो रहेगी, ज़्यादा हो सकती है, तो वो नहीं। फिर थोड़ा भी शौक है रखना? सच दइयो। शौक नहीं है, लेकिन मौका मिले तो रख लांगे। मतलब ऐसे मेरा जैसे बचपन का एक फोटो भी, मैं गन पकड़ के खड़ा हुआ हूँ, मतलब मुझे ऐसा परहेज नहीं है, मतलब मैं नहीं, पावर तो फील होती है, मुझे दिक्कत नहीं, मुझे नहीं पावर तो फील होती है जो हाथ च गन होती है। मैंने अभी तक लेके नहीं देखी, मतलब वैसा वाला शौक मेरा है नहीं कि मेरे को लेके साथ रख के घूमना है, लेकिन मेरे को परहेज नहीं, मेरे को ना डर लगता उससे, ना मेरे को पकड़ने में कोई शर्म है, ना परहेज है कि नहीं ये रखा हुआ तो मैं उसे जज नहीं करूँगा किसी, भाई अपना अपना वो है, तो मेरे को ऐसा वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उस फैमिली से आता हूँ, मेरे पापा जब शादी हो जा रहा है बंदूक टांगे खड़े हुए हैं, बॉडीगार्ड जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो अपने मन में सोच रहे हैं मैं कोई बहुत तगड़ा आदमी लग रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ कल्चर है, शादियों में आज भी गने टांग के जाते हैं लोग। आप शादियों में देखोगे ना कि लोगों को तो ऐसे गन, दुनाली इकनाली पुरानी टाइप की जो गन है टांगे हुए घूम रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, जैसे गन उठ नहीं रही है लेकिन गन, वो शान है उन लोगों की, उनको चलानी नहीं है किसी पर नहीं चले, बहुत ईमानदार। जब ये चुनाव वाला आचार संहिता आती है, समय के पहले जाके जमा कर देंगे, ऐसे किसी को बदमाशी नहीं करनी, बहुत स्वीट लोग हैं, लेकिन वो रखनी है, वो शान है। तो वैसे ही जो लोग कहते हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं, तो मैंने उनके वीडियो देखे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि भाई गन रखना कोई बुरी बात नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए उसका यूज़ क्या करना है। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, कि एजुकेशन में इसका हिस्सा होना चाहिए। जैसे आज के समय में आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है देना, वैसे ही ना आपको एक एजुकेशन में इसका हिस्सा भी होना चाहिए कि वेपन का इस्तेमाल कब कैसे करना और नहीं करना है, किस सिचुएशन, कितने रीजनेबल है कितने नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वेपन तो वैसे कोशिश करो कि ना हो भाई, किसी का नुकसान ना हो, लेकिन अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसकी शिक्षा को होना चाहिए एक इंसान के पास में। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी कि बेसिक नॉलेज बचपन में बच्चों को दी जानी चाहिए कि भाई ये खतरनाक चीज़ है बेटा, इसे मजाक में किसी पे मत चला देना, बाकी अगर घर पे रखी है। क्योंकि ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ये वही इसके लिए मैं बोल रहा हूँ
कि इसकी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है कि बेटा जब घर में ये खिलौना नहीं है, ये बंदूक है, ये नुकसानदायक है, लेकिन जब कोई तेरी बहन के साथ आबरू भंग करने की कोशिश कर रहा है तो बेटा सोचना मत, सीधा माथे में दे देना। और जब तक ऐसा मौका ना आए कि जब तक तेरे परिवार पे या तेरी सोसाइटी में या किसी आम इंसान पे कुछ ऐसा दुख हो, तब तक इसको टच नहीं करना, घर में रखा रहना, ये केवल सेफ्टी के लिए। इस शिक्षा देना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਖਾਣੇ ਨਾ, करेक्ट ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਹੈ। हाँ, कई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ। ਕੈਮਰਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ? नहीं मिली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਚੈਪਟਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬॉबी सर ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, हम लोग तो थोड़ा वेट भी करते थे कि कभी इस पर बात हो। बात ही नहीं देखो, करते, टीचर ही एक 10वीं 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਖਾਊਗੀ, ਮੈਡਮ ਕੀ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪੌਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪੌਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੌਰਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 100 MB ਜੇ ਪਵਾ ਲਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਉਹ ਪੌਨ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕਿ WhatsApp ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਡੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਡੀਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 10 ਗਾਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 1.5 GB ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ 2.5 GB ਵਾਲਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 GB ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। अब तो बहुत, हाँ अब तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी अब तो वाईफाई का ज़माना है ना, तो अब तो फ्री है, ਉਹ अनलिमिटेड ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, अनलिमिटेड ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। हर जगह पर, हर इंस्टीट्यूट में ਹੁਣ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਈਫੋਨ 16। हाँ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ। सही बात है, खड़ा हुआ मैंने देखा भी वीडियोस मुंबई वाले एप्पल स्टोर, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਲਈਏ। अचीवमेंट है वो लाइफ का। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਡੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। सही बात है, ਤੇ फेस करता हूँ भाई। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਬੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं एक्टिंग करता हूँ और फिल्म मेकिंग में भी काम करता हूँ, मैं असिस्ट ही करता हूँ फिल्मों में। कोई मतलब आई कोई वेब सीरीज कोई कुछ? मेरी फिल्में आने वाली हैं जिनमें मैंने काम किया। अभी एक फिल्म है जो फेस्टिवल में चली, हरिओम जिसका नाम है, रघुवीर यादव जी उसमें मुख्य किरदार। रघुवीर यादव पंचायत वाले, बहुत 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 बढ़िया आर्टिस्ट प्रधान जी। वो मेरी पहली फिल्म है, उसमें मैंने एज इंटर्न AD किया है और काम किया था, और उसमें मैंने एक छोटा सा एक्टिंग भी किया है। बाद में उसकी प्रोसेस से जुड़ के पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब उस प्रोडक्शन में उसका काम किया मैंने। बाकी अभी एक लकड़बग्गा फ्रेंचाइजी की लकड़बग्गा 2 फिल्म आएगी नेक्स्ट ईयर शायद, उसमें असिस्ट किया। तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने 2 सालों में बड़े बड़े किए हैं एज फिल्म मेकिंग, एज असिस्टेंट डायरेक्टर। नहीं, मैं एक गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਬੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਬੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਬੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਓਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਟਰ ਮਾਡਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕੋ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ एक्टिंग कर रहा है। भाई इससे बात का ना एक बहुत सिंपल आंसर है कि आसान कुछ भी नहीं है। आप जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं वो भी आसान नहीं है, बिल्कुल। आप खेती भी आसान नहीं है, मेहनत हर जगह पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे घर पे खेत है ना, तो मैं पैदा होते ही खेती नहीं करने लगा ना। पहले मैंने अपने पिताजी से, दादाजी से देख रहा हूँ उनको बचपन से कि अच्छा इसमें ये वाला यूरिया गिरता डाला जाता है, इस समय पे हैरो चलाई जाती है,
पानी बरसने का, फिर कल्टीवेटर चलाया जाता है, पूरी प्रोसेस है उसकी खेती की। ऐसा तो नहीं कि मैं उठा चलो मैं खेती करूँगा और जाके चलाने लगा, पहले सीखी है, पहले सीखी हर चीज़ में। तो आप अभी मीडिया में काम करें तो पहले आपने ऑब्जर्व किया, सीखा, काम किया होगा, हर एक की अपनी प्रोसेस है कि हाँ। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, दिक्कत ही आ रही है कि लोग सोना देखा रील बनाई, एक्टिंग करना इतना आसान है और पहुंच गए वहाँ। मतलब लोगों को लग रहा है कि एक्टिंग करना ऐसा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतना आसान है एक्टिंग करना। सोना दिखता है बंदा, ये नहीं पता ये बात करना भी कितना मुश्किल है। नहीं यार बंदा सोना दिखता है। हाँ, क्योंकि मैं ज्यादातर ये है सोना के यार कि भाई तू तो सुंदर दिखता है, तू एक्टर बन जा, तो फिर मैं ट्राई क्यों नहीं करता। हाँ, ये मुझे भी बोला था बचपन से, लेकिन ताही आए हो ऑफ कोर्स। हाँ सच अच्छा, में मैं आया इसी वजह से। लो जी आई गल्ला करते पे हैं। लेकिन मैंने उस रास्ते को नहीं चुना कि बस मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो मैं चला जाऊँ। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की है, मैंने इस चीज़ के बारे में डीप पढ़ाई की है, मैंने 10 साल थिएटर किया है, मैंने सीखा है। मैं मुझे अच्छा एक्टर बुरा एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बुरा एक्टर हूँगा इतना सीखने के बाद, एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो कोई भी हो सकता है कि किसी फिल्म में किसी ने अच्छा काम कर दिया, किसी ने बुरा कर दिया, लेकिन मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसकी मुझे समझ है। ये इम्पोर्टेंट है कि मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ या जो जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे जानकारी है, ये बड़ी बात है और वो होना चाहिए। और इसके लिए आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और सरकारी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत अच्छा काम एक्टिंग ट्रेनिंग ਇਹਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ क्या प्रोसेस है, ਆ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, क्रिटिसाइज होना पैना है, क्रिटिसिज्म सहना पैना, गलतियां तो सीखना पैना। सही बात है, वो फिर प्रैक्टिकल चीज़ आ गई ना। तो जैसे आपने बोला अभी कि कैरेक्टराइजेशन ऐसे जो बातें बोली, मैं यहाँ पे ना मैंने बहुत पढ़ा इन सब चीज़ों के बारे में, आपको रियलिस्टिक एक्टिंग, नाट्य शास्त्र का साथ में बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं। लोगों को लगा कि मेरे को बहुत कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बैठकर बोलने से किसी को कुछ नहीं आने वाला। जो आपने बात बोली प्रैक्टिकल, लोगों को आना पड़ेगा, लोगों को थिएटर करना पड़ेगा, पहले लोगों को बैक स्टेज में बैठना पड़ेगा, लोगों को करते हुए देखना पड़ेगा, उनके लिए चाय लानी पड़ेगी, स्टेज का झाड़ू लगाना पड़ेगा, वो पूरी एक जीरो वाली प्रोसेस है कि आपको पहले शून्य होना पड़ेगा। थिएटर में या इसमें हमारे में एक सिद्धांत होता है परकाया प्रवेश, जब आप किसी और कैरेक्टर में जा रहे हो तो पहले खुद को खाली करना पड़ेगा, है ना। किरदार को पात्र बोला जाता है, पात्र मीन्स कोई भी, जैसे लाइक कप या जग, उसको पात्र बोलते हैं हम लोग हिंदी में ना। पात्र मीन्स जब तक उसमें मान लो पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें चाय डालोगे तो वो ना चाय रहेगी ना पानी। अगर आपको उसमें चाय डालनी है तो पहले पानी बाहर निकालो, फिर उसमें चाय डाल दो तो वो चाय हो जाएगी। चाय बाहर निकालो, उसमें जूस डालोगे तो वो जूस हो जाएगा। तो वैसे ही ना इंसान को पहले जीरो होना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा जाके। जस्ट 2-4 ऐसी पॉडकास्ट की बातें सुन के या 2-4 इंटरव्यू सुन के, रीलां देख के मत पहुंच जाओ भाई, क्योंकि रीलां ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मेरी तो बहनें हैं और सब जो जिन्होंने कभी वो इतनी अच्छी रील बनाती है, सच बता रहा हूँ। और नहीं काम सौखा नहीं है, वो काम बड़ा वो भी काम औखा है। मतलब वो लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं रील में, मैं नहीं कर सकता, मैं रील में एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये भी बोलूँ कि जस्ट बिकॉज कि आप रील में एक्टिंग कर ले रहे हो, थोड़ा सा व्यूज़ मिल जा रहे हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टर बहुत अलग चीज़ है। छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको कि एक्टिंग प्रोफेशन बहुत बाद में बना है, पहले ये तपस्या थी। ऋषि मुनि जो लोग होते थे ना वो एक्टिंग करते थे, आम लोग नहीं करते थे। हमारी जो परंपरा है नाट्य शास्त्र की, उसमें जो नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा है उनका नाम है भरत मुनि, वो एक ऋषि है ना। तो आम लोग शौक के लिए एक्टिंग नहीं करते। एक्टिंग मीन्स एक तपस्या, भगवान से या किसी उस परम ब्रह्म से, ईश्वर से मिलाने का रास्ता था एक्टिंग। बाद में एजुकेशन एंटरटेनमेंट्स में ऐड हो गया, ऐड करती जनता के लिए होने राजे महाराजे आने लग गए जो। हाँ, तो ये त्योहार होने लग गए, उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है। आज के समय में वो आप लोगों को लगता है कि बस लोगों को खुश कर देना ही एक्टिंग होती है। अब खुश करने को आप हो कौन? आप हो कौन किसी को खुश करने वाले? तो बेसिकली वो आप परफॉर्मर हो, केवल प्रस्तुति करता हो कि आप आगे किसी के लिए कुछ करते रहे हो, 4 पैसे आपको मिल रहे हैं, सामने वाले को हंसी आ गई, अच्छी, वो गलत नहीं है। बट एक्टिंग या अभिनय जो वर्ड है ना वो बहुत डीप है, वो बहुत गहरा है। अभिनय इसका मतलब होता है की ओर ले जाना, इसका आप संधि विकसित करोगे ना, किसी चीज वाला लेके जाना, प्लस में इसका मतलब किसी की ओर ले जाना, किसकी ओर ले जाना, ये एक्टर को फाइंड आउट करना होता है किसकी ओर जाना है उसको। तो ये बेसिकली ना कि परकाया प्रवेश का कॉन्सेप्ट है नाट्य शास्त्र में, जिसमें कि ये सोचो ये कितनी गहरी बात है कि बुद्ध को जब इल्हाम हुआ, उनको जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को,
तो वो कैसे प्राप्त होता है? पहले उनको जीरो ही करना पड़ा ना, अपने आप को राजपाट सब त्यागना अपनी पड़ा। चीजें सारियां अगर आइडियोलॉजी मान लो वो राजा रहते, अगर मान लो वो राजा ही रहते, राजकुमार ही रहते, तो क्या वो बुद्ध बन पाते? उनको पहले जीरो होना पड़ा, सब कुछ त्याग के खाली पात्र होना पड़ा, तब उनके अंदर वो आत्मज्ञान आया। तो एक्टिंग एक तपस्या है, वो हर कोई नहीं कर सकता, उसकी एक प्रोसेस है। मैं ये नहीं बोलूँगा एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, सीखी जा सकती है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, उसको एक समय आपको देना ही पड़ेगा। 3 महीने के कोर्स या 1 साल के कोर्स या रील्स बनाने से एक्टिंग नहीं आएगी, परफॉर्मर आप बन जाओगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो जहाँ से लोगों का बहुत बड़ा अर्थ जुड़ा हुआ है। तो मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, सब हो रहा है। बस ये कि आपने जो बात पूछी, वहाँ पे 50,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं रोज के, तो थोड़ा सोच समझ के आओ। वहाँ पर नहीं, इस फील्ड में ही सोच समझ के आओ, और इस फील्ड में अगर आप आ गए हो तो फिर इसको वक्त दो। ये एक्टिंग एक पार्ट टाइम जॉब कभी नहीं हो सकती। एक्टिंग एक फुल टाइम तो छोड़ो, फुल लाइफ जॉब है, बंदा सीखता रहता सारी उम्र। तो आप इसको ऐसे पार्ट टाइम लेके ये सोचो कि मैं एक्टर हूँ नहीं हूँ। अगर आप एक्टर हो तो सिर्फ आप एक्टर ही हो, फिर आप कुछ और हो ही नहीं सकते। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚੰਬਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, डाकू नहीं, बागी। ਬਾਗੀ डाकू और बागी में बहुत अंतर है। ਹਾਂ पहली बात, ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ, ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, आत्मसमर्पण सरेंडर करता कि हाँ कर चुके हैं लगभग। अब तो नहीं है, अब कहाँ होंगे वो ओल्ड स्कूल डाकू, मतलब जो बागी जो होते थे उस तरह के लोग अब कैसे सरवाइव करेंगे? पुलिस इतनी एडवांस हो गई। नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? गांव के पास में ही एक वो मतलब रहते हैं जो कभी किसी गैंग में हुआ करते थे। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, जैसे कि राम बाबू गडरिया का गैंग रहा है, बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और गैंग वॉर बहुत होते थे हमारी साइड में। अब कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। और इवन मैं आपको छोटा सा किस्सा बता देता हूँ कि ऐसा होता था कि जो बागी लोग, उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता था पैसा, है ना। तो जैसे बस जा रही है, रास्ते में उन्होंने एक बस को रोका और बस में चढ़े, वो महिलाओं को, बच्चों को साइड कर दिया पहले, उनसे हाथ नहीं लगेगा। वो लोग उनसे क्या कहते हैं, जो आदमी होते थे उनसे पैसा लेते थे, अच्छे देते थे तो इजीली ले लेते थे, थोड़ा बहुत मारपीट भी करते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं उस समय पर था नहीं, किससे कहानी है, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो किसी को हार्म नहीं करते थे, बस पैसा लेते थे, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना होता था। जंगल में कैसे सर्वाइव, बिजनेस तो कर नहीं सकते वो, उनका मेन काम होता था पकड़ करना, किडनैप करना, उनका मेन काम होता था उस समय। ये मैंने पढ़ी है, सुनी चीजें हैं जो बाकी है मेरी। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग रात, मैं तो दोस्तों के साथ ऐसे रात भर घूमते, कोई कुछ भी ऐसा वहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी गलत फहमी है लोगों को। आज जैसे मैं किसी को बोल देता हूँ ना कि मैं चंबल से हूँ, तो कहते होने लोग या डाकू होने होते, या डाकू या बागी होने होते। हाँ, तो ये है, तो मैं कह देता हूँ कि हाँ, बागी फैमिली से तो मैं हूँ। बागी मीन्स अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं बोलूँगा, बगावत करूँगा मैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का गला काट दूँगा, वैसा वाला डाकू नहीं हूँ। नहीं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ गलत हो रहा होगा मैं ਉੱਤੇ कुछ बोलांगा। आप ये बोल रहे थे कि उस फैमिली ने अलाउड कैसे किया इस चीज़ के लिए, शायद ये बोलना नहीं। हुणे जिवें ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ गलत हो रहा है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग? इसका बहुत अच्छा जवाब ये है कि ना तो कभी सब कुछ सही था, ना अभी है, और ना कभी होगा। सब कुछ तो कभी सही नहीं होगा, लेकिन हाँ कि हम अपने स्तर पे एज इंडिविजुअल हम बदलाव ला सकते हैं। हमारे देश का जो यूथ है वो बहुत हद तक बदलाव ला रहा है अपनी मेंटलिटी से, अपनी आइडियोलॉजी से। वो लोग किसी की बातें ना सुन के अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी, अपनी खुद की एक विचारधारा डेवलप कर रहे हैं, लोगों को समझ के, पढ़ के। कुछ लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं या थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अब इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ रहे हैं जो टैबू बने हुए थे हमारे देश में, जो देश को ख़राब कर रहे थे। अब देश के जो हालात हैं, वो जो आप, मुझे समझ आ रहा है, जो आप जिस बारे में बात करना चाह रहे हो, वो आई थिंक पॉलिटिकली आप बात करना चाह रहे हो। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਸਾਈਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 26-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਯੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਯੂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 11:15 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ करता है। मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि मैं मुंबई में रहता हूँ और वहाँ पर मतलब वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वैसे तो किसी को किसी से मतलब नहीं है। आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में क्या कर रहे हो, कोई आपको ना रोक रहा है ना टोक रहा है, आपको जो करना है करो। मैंने आज तक 2.5 साल हो गए हैं, मैंने आज तक किसी को छेड़ते हुए नहीं देखा। और रात को 3 बजे लड़कियां शॉर्ट्स में घूम रही, कोई किसी को वो नहीं कर रहा है परेशान, कोई किसी को इतना ज्यादा ऐसा कि लड़की को ऑकवर्ड लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। पूरी रात दिन वहाँ पर एक है, तो वो भी ब्लेस्ड जगह इस मामले में। और रही बात क्राइम की, तो 5 उंगली कभी एक जैसी नहीं होती। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भी हो सकते हैं, और वो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बंदा गलत है तो सब गलत है। किसी को पूरी कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं कर सकते। और जो आप कह रहे हैं, हाँ सरदारों की, पंजाबियों की मेरे मन में एक रिस्पेक्ट है, मेरे नहीं पूरे हिंदुस्तान के मन में रिस्पेक्ट है। उसका रीज़न यही है कि बचपन से सेवा करते देखते आ रहे हैं। आप किसी भी शहर में चले जाओ, गुरुद्वारा है, आपको कितने टाइम खाना खाना है वहाँ पे, कोई आपको रोक टोक, आपके लिए एक ऐसा आसरा है ना हमेशा कि आपको अगर जो इंसान अवेयर है तो उसको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा क्या होगा। मुंबई के गुरुद्वारों में भी लोग जाते हैं, लोग हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल पीपल होते हैं पंजाबी। ये बचपन से हमारी एक इमेज है सरदार लोगों की। तो हाँ, मैंने इस तरह के केस बहुत कम सुने हैं, हालांकि गैंगवार बहुत सुने हैं लेकिन ये किसी टुच्ची हरकत, जो हम पहले एक वर्ड आया था टुच्ची हरकत करते, मैंने भी सरदारों को कभी ऐसा नहीं देखा जो टुच्ची हरकत करी हो। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਸਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ कदे मिलेंगे तो और गलबात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मैं तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं समय की हमारे पास थोड़ी सी फाउंडेशन है, और बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और कि इस तरह के हम लोगों के व्यूज़ जो यहाँ के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, हमारे व्यूज़ यहाँ के लोगों को समझ में है कि हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से ना एक डिफरेंस तो है, लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। एक वर्ड चलता है, वो किसी को भी चिप दिया, किसी को भी कुछ। आजकल तो बंदे लस्सी बड़ा कहने लग गए। अरे कल मैं बस में आ रहा था तो मैंने सुना भी था किसी के मुंह से, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा आप किसको क्या बोल रहे हो। पंजाब वो स्टेट है मैं कह रहा हूँ कि आज अगर हिंदुस्तान की ये शक्ल है, उसमें बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा मतलब किरदार पंजाब का है। अब देखो कब से जो भी आ रहा है इधर से ही चला आ रहा है, जो भी इस देश का लूटने आ रहा है, पाटने आ रहा है, मारने आ रहा है, सब इधर से ही चला। दिल्ली दे राह होंदे हुए पंजाब च आए ने। सब लोगों को फेस कौन कर रहे हैं? सरदार लोग कर रहे हैं। आज भी बॉर्डर स्टेट है, चीज़ें होती हैं, बहुत नुकसान होता है। बंटवारे में सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है, पंजाब का हुआ है, पूरे देश का हुआ है। लेकिन एक ऐसा वाला नुकसान कि हमारे घर से ही कुछ गया है। दिल ते जिदे छुरा वजया, जिदे दिल तो सट लगी है। बिल्कुल। क्योंकि मैं मेरी खुद दी ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान तो ने, वो माइग्रेट होके इत्थे आए। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਥ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, अपना घर रह गया उत्थे। मैं इमेजिन नहीं कर सकता अपने गांव में एक दिन कोई आए और बोल दे कि अब ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं। मैं सोचता हूँ कि वो दुख कितना खतरनाक होगा, मैं इमेजिन नहीं कर सकता उस चीज़ को सीरियसली। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा समझ, कुछ भी बोलो आप भाई, देश में डेमोक्रेसी है, किसी को कुछ बोलने बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन सोचो जरा कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो। ऐसे हर किसी को, जस्ट सिद्धू भाई का ही एक मैटर था कि वो तो वो वाला सिंगर है, उस तरह के लोगों के साथ रहता है। तो पहले समझो, पहले पढ़ो, मे भी हो इन्फ्लुएंस, सब किसी का भी किसका भी हो सकता है, बट आप सबसे पहले समझो कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो अपने देश को प्यार करो, और किसी को भी ऐसे सरदार लोगों को, या किसी को भी, किसी भी स्टेट को, मैं नहीं कह रहा कि चाहे वो किसी भी धर्म का होवे, किथे दा भी होवे, बंगाल हो या मराठी, कोई भी, भाई सब एक है, एक देश है।